हम आज के लेक्चर में इनकम टैक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि कैपिटल असेट, जहाँ क्योंकि इस चैप्टर में हम कैपिटल गेन निकालने की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम ही कैपिटल गेन है कि एक कैपिटल असेट को जब आप बेच रहे हो तो वो जो कैपिटल गेन हो रहा है उसको हमने कैलकुलेट करना है और उस पर हमने टैक्स पे करना है। तो कैपिटल गेन क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए आपको उस कैपिटल एसेट का परचेज प्राइस पता होना चाहिए कि उसका परचेज प्राइस क्या है। तो वो आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ही होता है परचेज प्राइस कि किस प्राइस पे उस एसेट को परचेज किया गया, प्लस अगर परचेज करते हुए कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड किए जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने बताया अगर एक असेसी ने एक मशीन 2 लाख में ख़रीदी और उसको परचेज करने के मशीन है तो मशीन के इंस्टॉलेशन वगैरह के खर्चे 40,000 हुए, तो 2 लाख प्लस 40,000 मिला के 2,40,000 उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? परचेज प्राइस प्लस परचेज के बाद अगर आपके कोई भी खर्चे हो रहे हैं जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, कोई लीगल चार्जेस हैं, तो वो सारे खर्चे हम उसमें ऐड कर देते हैं, वो मिलकर बन जाती है परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये वो केसेस हैं जहाँ पर ऑनर ने जो आज असेट को बेचने जा रहा है उसने असेट को खुद नहीं खरीदा, उसको वो असेट प्रीवियस ऑनर से मिला है। अगर खुद खरीदा ही नहीं है तो खुद के लिए तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ही नहीं है, पर आप उसको बेचने जा रहे हो। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक असेट को बेचने जा रहा है और उसने आज उस असेट को 2 लाख को बेच दिया और ये असेट उसे अपने फादर से मिला था, बी से। फादर बी ने उसको गिफ्ट किया था और फादर ने वो असेट 1 लाख का खरीदा था, तो बी का परचेज, ए का जो आज उसको बेच रहा है उसका परचेज प्राइस क्या माना जाएगा? जिस प्राइस पे उसके फादर ने वो खरीदा था, 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का बेचा, 1 लाख रुपए का उसके फादर ने खरीदा था प्रीवियस ऑनर ने, वो माइनस कर देंगे, डिफरेंस से हमें कैपिटल गेन पता चल जाएगा। तो अब ये कुछ केसेस हैं जहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ऑनर की ली जाती है। और बेटा ये सारे वही केसेस हैं जो कल के ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाए थे, सर्टेन ट्रांजेक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर में। ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अभी हम करेंगे जो नए केसेस हैं उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेनी है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ शेयर्स, अगर किसी ने भी शेयर्स परचेज किए हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे ली जाएगी, उसके लिए हम डेट चेक करेंगे कि परचेज डेट क्या है। अगर उन एसेट्स को आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज करे हैं, ठीक है, 2 डेट्स हैं, 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किए या 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज किए। क्योंकि अगर आपने असेट 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज किए हैं तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी, पर अगर असेट 2001 से पहले परचेज किए गए हैं तो उस असेसी को ऑप्शन मिल जाती है वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, और 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू उस असेट की क्या है, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो ले सकता है एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो शेयर्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है? पहले आप चेक करिए ये शेयर्स कब खरीदे गए, 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो उस असेसी को ऑप्शन मिल जाएगी। वो ऑप्शन क्या है? वो एक्चुअल परचेज प्राइस भी ले सकता है या 1 अप्रैल 2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो, उन दोनों में से विच एवर इज़ हायर उसको वो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखा सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या है? जब ये असेट जो हैं खरीदे गए हैं 1 अप्रैल 2001 से पहले, पर यहाँ पर मैं शेयर्स की बात नहीं कर रही, कोई भी और असेट खरीदा गया है, फिर वो इन दैट केस फिर आपको वही ऑप्शन मिल जाएगी। 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे, किसी ना किसी प्राइस पे खरीदे होंगे, परचेज प्राइस जो है उसको कंपेयर कर लो, 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, विच एवर इज़ हायर वो असेसी उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपनी ले सकता है। देखिए यहाँ पे फिर से वही बात है, मतलब अगर कोई भी असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया है तो असेसी को ऑप्शन मिल जाती है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किससे कंपेयर किया जा सकता है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स की। ये बेटा बहुत इजी है, इसको अगर आप बुक में से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अब बोनस शेयर्स में हम कैसे करते हैं? बोनस शेयर्स अगर किसी को भी अपनी कंपनी से बोनस शेयर्स मिले हैं तो फिर वही चेक करना है, 1 अप्रैल 2001 के बाद से पहले अगर मिले हैं तो उसके पास ऑप्शन हो जाएगी। ऑप्शन क्या? जिस इन दैट केस जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1 अप्रैल 2001 को,
यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगी। ऑप्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो बोनस शेयर है ना, बोनस शेयर तो परचेज नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अप्रैल 2001 को जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो उस असेसी के लिए परचेज प्राइस बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ठीक है, पर अगर ये बोनस शेयर्स 1 अप्रैल, ये पॉइंट नंबर 2 की मैं बात कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2001 के बाद लिए गए हैं, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगा और जितना भी कैपिटल गेन है सब पे टैक्स देना होगा। मतलब अगर तो ये बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले मिल गए तो बेनिफिट है कि 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ आएगा और आपको कम टैक्स पे करना होगा। पर अगर ये बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद लिए हैं, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, सारे के सारे कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल या टेनेंसी राइट। अब ये जो गुडविल या टेनेंसी राइट्स हैं ये दो चीज़ें हो सकती हैं, आपकी सेल्फ जनरेटेड भी हो सकता है या फिर आपने प्रीवियस ऑनर से परचेज़ किया हो। अगर आपने ये गुडविल या टेनेंसी राइट प्रीवियस ऑनर से परचेज़ किए हैं तो डेफिनेट सी बात है आपने एक परचेज प्राइस पे किया है, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगा। अच्छा, ये तो हमारे कुछ एक केसेस चल रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं एज इट इज़, आपको लैंग्वेज समझ आती जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने पीछे स्किप कर दिया था वो क्या था, कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर प्रीवियस ऑनर को जो कॉस्ट पड़ी वही प्रेजेंट ऑनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। ये देखिए, केसेस वेयर कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि जो प्रेजेंट ऑनर है उसने तो उनको खरीदा ही नहीं है। अब ये कौन सा टॉपिक है? ये वो टॉपिक है जो मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ, तभी मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं कराया। ये मैंने आपको कराया था, कुछ एक ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाता। कल के लेक्चर को याद करो, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिनको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। जैसे HUF का जब डिवीज़न हुआ और HUF के को पार्टनर्स को या फिर कर्ता को अगर HUF के कैपिटल एसेट डिवीज़न में मिल गए तो वो कैपिटल उसको ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा। तो अगर मेंबर सपोज एक HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके पास 1 लाख रुपए के कैपिटल एसेट हैं और 2 मेंबर हैं उसके A और B, उन दोनों में बढ़ गए 50-50 हज़ार के। ठीक है, आज B अपने कैपिटल एसेट को बेचने जाता है, सेल प्राइस तो उसको पता है जिस प्राइस पे बेचेगा, पर उसने खुद तो खरीदा ही नहीं। खरीदा किसने था? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने। और कितने के खरीदे थे? 50,000 के। तो आज B का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? जो HUF का था। तो ये वो केसेस हैं, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वेयर कॉस्ट टू प्रीवियस ऑनर विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये सारे बेटा वही केसेस होंगे जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। HUF के पार्टीशन में भी प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट ली जाएगी। अगर कोई एसेट आपको गिफ्ट विल के तहत मिलता है तब भी प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट ली जाएगी। अगर ट्रांसफ़र बाय सक्सेशन होता है, याद है आपको, मैंने कल कराया था, पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर है, उसका सक्सेशन हो जाता है और सारे कैपिटल एसेट कंपनी में चले जाते हैं और कंपनी उन एसेट को सेल करती है तो कंपनी ने तो ख़रीदा ही नहीं है, तो प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट ही इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। सेम ऐसे अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं बाया कंपनी, एक कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है, सब्सिडरी कंपनी, अब सब्सिडरी कंपनी ने कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर दिए होल्डिंग कंपनी को। सब्सिडरी ने 1 लाख के खरीदे थे, होल्डिंग कंपनी आज उसको बेच रही है, तो होल्डिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो सब्सिडरी कंपनी की थी, क्योंकि ये भी ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं माना गया था। तो ये सारे कल वाले ही पॉइंट्स हैं। सेम वही बात आ जाती है अगर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी ने कैपिटल एसेट सब्सिडरी कंपनी को दे दी और होल्डिंग कंपनी ने 50,000 के खरीदे थे, आज सब्सिडरी कंपनी बेच रही है, जिस भी प्राइस का बेचेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जिस प्राइस पे होल्डिंग कंपनी ने खरीदे थे। सेम वही पॉइंट सब चलते जाएंगे। अमालगमेशन है, मैंने आपको कल कराया था, ये मैंने करवाया था। अगर 2 फॉरेन कंपनीज़ हैं, A कंपनी और B कंपनी, A फॉरेन कंपनी B फॉरेन कंपनी में अमालगमेट होने जा रही है, ठीक है, तो इसको ट्रांसफ़र माना ही नहीं जाएगा। पर अगर A फॉरेन कंपनी के पास किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, उस केस में क्योंकि जिस प्राइस पे इन्होंने परचेस किया, अगर B कंपनी जिसमें ये अमालगमेट होने जा रही है ये आज उनको बेचती है तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर ही ली जाएगी, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। तो ये सारे वही पॉइंट्स का रिपीटिशन है, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करो, इसमें आपने सारे के सारे पॉइंट्स लिख कर बताने हैं। मैं आपको ये एक PPT भी भेज देती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ, पूरे टॉपिक को कवर करें। जैसे कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर है, उसके बाद ये तो मैं आपको कराई चुकी हूँ, गुडविल है, कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स है, ये सारे के सारे रूल्स हमने लिखने हैं।